आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। झींगा मछली पालन अच्छी आमदनी कमाने का जरिया। हरा चारा उगाने की हाइड्रोपोनिक्स तकनीक पर जानकारी। भारत में मछली पालन काफी तेजी से प्रचलित हो रहा है। ऐसे में झींगा मछली पालन व्यवसाय के प्रति किसानों का रुझान काफी तेजी से बढ़ रहा है। झींगा पालन को आमतौर पर तटीय क्षेत्रों में पालना सबसे बेहतर माना जाता था, लेकिन अब तकनीकी सहायता के चलते किसान खेतों में बनाए गए तालाबों में भी झींगा पालन कर सकते हैं। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुजफ्फरपुर की मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर इप्सिता विश्वास। पूरा विश्व भर में आप लोगों को जैसे पता ही होगा कि पूरे विश्व भर में महाझींगा पालन एक प्रमुख व्यवसाय के रूप से एक बहुत ही लोकप्रिय है। वो इसी कारण क्योंकि झींगा बहुत ही सुस्वादु एवं पौष्टिक एक आहार के रूप में भी देखा गया है। इसका अगर जैव रासायनिक बात करें तो इसमें पाया जाता है लगभग 20 से 21% प्रोटीन। साथ ही साथ इसमें पाया जाता है कैल्शियम, सोडियम, आयरन, फिर पोटाशियम और फास्फोरस की मात्रा भी। साथ ही साथ प्रोटीन का मात्रा भी बहुत ज़्यादा है दूसरे मछली के अंतर में। महाझींगा एक पौष्टिक आहार के रूप में उपयोग में आने वाला जलीय प्राणी है। ये मछली की प्रजाति न होते हुए भी जल में रहने के कारण सामान्य बोलचाल में मछली ही समझा जाता है। महाझींगा का पालन अन्य मछलियों जैसे रेहू, कतला, मृगल के साथ किया जा सकता है। चूँकि महाझींगा नीचे स्तर पर रहने वाला प्राणी है, इसलिए इसके तालाब में कॉमन कॉर्प या मृगल का संचयन कम मात्रा में करना चाहिए। महाझींगा पालन के लिए किसान बीज को तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से मंगवा सकते हैं। इसके लिए मत्स्य पालक अपने प्रदेश मत्स्य विभाग या नजदीकी मत्स्य विभाग से संपर्क करें। और सिर्फ ये ध्यान रखें कि जब आप उसको डाल रहे हैं मछली को, तो ये बस ध्यान रहे कि वो बहुत ही अच्छा बीज होना चाहिए। एक ही उसका समस्या है कि बीज उसका ज़्यादा उपलब्ध नहीं मिलता है। तो आपको पहले ध्यान रखना है कि आपका बीज का स्रोत कहाँ से आप ले रहे हैं। तो अगर आप उस हिसाब से डालते हैं और उतना ध्यान रखिए कि कितना उसका जो स्टॉकिंग है वो 50 से 100 प्रति मीटर स्क्वायर ही होना चाहिए। अब मीठा पानी में भी आप झींगा पालन बहुत अच्छे से उसको पालन कर सकते हैं। जब आप झींगा पालन करना चाहेंगे मीठा पानी में, तो मिनिमम आपको 1 एकड़ के ज़मीन चाहिए या फिर 1 एकड़ के तालाब रकबा वाला ज़मीन चाहिए, जिसमें आप महाझींगा आप उसको एक उसका जो प्रजाति साइंटिफिक जो नाम है वो है माइक्रोबैक्टीरियम रोज़नबर्गी और लोकली उसको स्कैम्पी भी बोलते हैं। मटियाही या दोमट मिट्टी वाले एकड़ या इससे छोटे तालाब महाझींगा पालन के लिए अच्छे होते हैं। महाझींगा के बीज संचयन करने के पूर्व तालाब की सफाई करवा लें ताकि उसमें किसी प्रकार की खाऊ मछली या हानिकारक कीड़े इत्यादि न रहें। इसके बाद सामान्य तौर पर जिस प्रकार मछली पालन के लिए तालाब की तैयारी की जाती है, ठीक उसी प्रकार से तालाब की तैयारी कर लें। साथ ही झींगा मछली को छिपने के लिए बांस, झाड़, पुराने टायर इत्यादि तालाब में डालें। जब तालाब के पानी का रंग हल्का हरा अथवा भूरा हो जाए तब बीज का संचयन करें। केवल महाझींगा पालन तकनीक में 20,000 झींगा के बीज प्रति एकड़ के दर से संचयन किया जा सकता है, जबकि अन्य मछलियों के साथ इसका 50% यानी कि 10,000 झींगा बीज का संचयन प्रति एकड़ किया जा सकता है।
और जब तालाब में डाल रहे तो 15 दिन पहले ही तालाब को आपको प्रबंधन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको चूना लगभग 40 से 80 किलो, गोबर आपको डालना है लगभग 2 से 4 टन, आपको यूरिया भी डालना होगा 40 से 60 किलोग्राम, और साथ ही साथ सिंगल सुपर फॉस्फेट 80 से 120 किलो प्रति एकड़। अगर आप ये सब डाल लेते हैं तो पोस्ट लार्वा का बात करते ही हम पहले बोलते हैं कि जो आपका जो झींगा का जो जीव चक्र है वो है जो अंडा के बाद उसका 11 लार्वल स्टेजेस होता है, जो कि 22 से 25 दिन तक ही उसका ख़त्म हो जाता है। 25 दिन के बाद वो पोस्ट लार्वल स्टेज में आता है, जो झींगा का जो एक छोटा रूप उसका धारण कर लेते हैं। उसी पोस्ट लार्वल स्टेज में ही आपको क्या करना होगा, आपको उसको तालाब में डालना होगा स्टॉकिंग के रूप में। उसको डालने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसको खाना, जो अगर आप पोस्ट लार्वा वाला स्टॉक करते तो आपको खाना देना पड़ेगा सूजी, मैदा और उसके साथ अंडा का घोल मिला के उसको एक गोलाकार बना के उसको आप छिड़क दीजिए। सिर्फ एक ही ध्यान रखिए, आपको हर दिन उसको परिपूरक आहार देना ज़रूरी है, क्योंकि बिना सप्लीमेंट्री फीड का इसका विकास अच्छा नहीं हो पाता है। झींगा सर्वभक्षी के साथ साथ परभक्षी स्वभाव का होता है, इसलिए तालाब में आहार की कमी न होने दे, अन्यथा भूखा रहने की दशा में झींगे आपस में एक दूसरे को खाना शुरू कर देते हैं। सामान्यतः झींगा बीज के वजन का 10% तक आहार प्रतिदिन झींगों के तीव्र गति से वृद्धि के लिए शाकाहार और मांसाहार दोनों तरह का भोजन दे। इसके लिए झींगों को भोजन के रूप में 80% शाकाहारी और 20% मांसाहारी भोजन देना लाभकारी होता है। इसके आहार में 4% सरसों की खली, 4% राइस ब्राउन और 2% फिश मील दे। साथ ही मांसाहार में प्रमुख रूप से मछलियों को चूरा, घोंघा, छोटे झींगे एवं बूचड़ खाने का अवशेषों को दिया जा सकता है। तो इस हिसाब से आपको सप्लीमेंट्री फीडिंग के ऊपर भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, और आपको सुबह और शाम 2 टाइम ज़रूर उसको खाना देना चाहिए। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, जब आप झींगा पालन करते हैं तो टेम्परेचर एक बहुत इसमें खासियत है। टेम्परेचर इसमें 24 से मिनिमम 24 से 35 डिग्री सेल्सियस तक ही होना है। जब इसके कम आ जाता है तो बेटर है कि आप उसको बेच दीजिए। 24 से अगर टेम्परेचर ज़्यादा कम होता है तो उसका जो मृत्यु का दर है वो भी ज़्यादा हो जाता है। झींगा की वृद्धि के जांच के लिए समय समय पर जाल चलाकर वृद्धि की जांच करें। ऐसे आहार का प्रयोग करें जो पानी में स्थिर रहे और जल को कम प्रदूषित करे। साथ ही जो झींगा 50 से 100 ग्राम के हो गए हैं उन्हें निकाल कर बेच दें, ताकि बचे हुए छोटे झींगों का विकास किया जा सके। तभी आप उसको अच्छे से 6 से 7 महीना तक उसको आप पालन कर सकते हैं। तो इस समय क्या होता है, जो ये जो 6-7 महीना का जो पालन का जो समय है, उससे झींगा मछली लगभग 50 से 100 ग्राम तक हो जाता है, जिसका मार्केट वैल्यू भी बहुत अच्छा प्राप्त हो सकता है। यानी अगर आप कॉमन मछली अगर डालेंगे जो कि मीठा पानी में होता है, यानी रोहू, कतला, नैनी, उसका आपको 150 से 200 या 250 प्रति किलो ही आपको दर मिलेगा। पर वही अगर आप झींगा मछली पालन करते हैं और महाझींगा अगर आप बेचते हैं, उसका 50 से 100 ग्राम तक भी आ जाता है, तो उसका रेट हो जाता है 300 से 350 प्रति किलो, जो कि बहुत ही बेहतर होंगे आप लोगों के लिए। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात कर रहे हैं हरा चारा उगाने की हाइड्रोपोनिक्स तकनीक के बारे में, जिसमें किसान कम जगह में साल भर हरा चारा उगा सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए काफी उपयोगी है। साथ ही पशुओं के लिए हरे चारे की पूर्ति बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो किस प्रकार से उगाएं इस तकनीक से हरा चारा, इसकी जानकारी के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट।
भारत दुनिया में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करता है। ऐसे में पशुओं के लिए हरे चारे का प्रबंध करना काफी चुनौतीपूर्ण काम है, खासकर उन इलाकों में जहां पानी की उपलब्धता और मिट्टी का उपजाऊपन कम हो। इस बार प्रदेश का अधिकांश रकबा सूखे की चपेट में है। इन जगहों पर पशुपालन कर आजीविका चलाने वाले लोगों के सामने पशुओं के लिए हरे चारे को उगाना काफी महंगा साबित हो रहा है। लेकिन अब देश में आधुनिक विधि से हरा चारा उत्पादन की तकनीकों का प्रचलन शुरू हुआ है। यह हमारे यहाँ कोई नई शुरुआत नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिक पिछले कई वर्षों से सतत प्रयास कर रहे हैं। इस आधुनिक विधि का नाम हाइड्रोपोनिक विधि है। केवल पानी में या फिर बालू अथवा कंकड़ों के बीच नियंत्रित वातावरण और जलवायु में बिना मिट्टी के पौधे उगाने की तकनीक को हाइड्रोपोनिक कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स में पौधों और चारे वाली फसलों को नियंत्रित परिस्थितियों में 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लगभग 80 से 85% आर्द्रता में उगाया जाता है। हाइड्रोपोनिक विधि से चारा उगाने की तकनीक। इस विधि में चारा उगाने के लिए एक ऐसे कमरे की जरूरत होती है जिसमें आर्द्रता और तापमान में बदलाव किया जा सकता है। इस विधि के तहत प्लास्टिक के एक ट्रे में, जिनकी माप 2 फीट गुणा 1.5 फीट गुणा 3 इंच होती है। इस विधि से हरे चारे को तैयार करने के लिए सबसे पहले मक्का, ज्वार और बाजरा के दानों को 24 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रखा जाता है। इसके बाद जूट के बोरे में ढककर अंकुरण के लिए रखा जाता है। बीजों से अंकुरण निकलने के बाद इसे ट्रे में बराबर मात्रा में फैलाया जाता है। प्रत्येक ट्रे में 1 किलो सूखे बीज रखते हैं। प्रारंभ में जमे बीजों पर लगातार पानी का छिड़काव करते हैं। इसमें चौथे से 10वें दिन तक इसमें वृद्धि होती है। इस दौरान ट्रे में 7 दिनों तक फव्वारा के द्वारा दिन में 8 से 10 बार सिंचाई की जाती है। 10वें दिन एक ट्रे में लगभग 8 से 10 किलो तक हरा चारा तैयार हो जाता है। चारे की हाइट भी 6 से 8 इंच तक की होती है। इस विधि से तैयार चारे को 15 से 20 किलो तक दूध देने वाले पशुओं को खिलाया जा सकता है। पशुओं को खिलाने से दूध उत्पादन में 15 से 20% तक की वृद्धि के साथ ही दूध में वसा की 10 से 15% बढ़ोतरी होती है। किसान हरा चारा उगाने वाली मशीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो कि बिजली से चलती है और इस मशीन में तापमान और आर्द्रता स्वतः ही नियंत्रित होते हैं। ये थोड़ी महंगी आती है, लेकिन पशुपालकों के लिए काफी उपयोगी होती है, खासकर उन किसानों के लिए जिनके पास चारे को उगाने के लिए पर्याप्त जमीन और पानी की कमी होती है। इस विधि में चारा उगाना काफी आसान है। किसानों को केवल चारा उगाने के लिए बीज और ट्रे को रखने के लिए रैकों को बनाने की जरूरत पड़ती है। साथ ही एक कमरा जिसमें इन रैकों को रखा जाता है। कमरे में आमतौर पर तापमान 15 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वैसे चारे के प्रकार पर भी ये निर्भर करता है। उसी प्रकार कमरे में 80 से 85% आर्द्रता बनाए रखना चाहिए। अगर आर्द्रता अधिक होती है तो पौधे गलने लगते हैं और कम होगी तो पौधों की बढ़वार रुक जाएगी। अब आइए एक नजर डालते हैं इस विधि चारा उगाने के लाभों पर। तो इस विधि द्वारा पानी की बचत होती है। साथ ही किसान कम मेहनत में पशुओं के लिए हरा चारा का उत्पादन कर सकते हैं। जहां वर्षा बहुत कम होती है, ऐसी जगहों पर यह विधि काफी हद तक कारगर साबित होती है। हरा चारा दूध में पोषकता बढ़ाने के लिए उपयोगी है, जिसके द्वारा दूध में असंतृप्त वसा, वसीय अम्लों, विटामिन की मात्रा बढ़ती है। इस तकनीक से गेहूं जैसे अनाजों की पौध 7 से 8 दिन में तैयार हो सकती है, जबकि सामान्यतः इनकी पौध तैयार होने में 28 से 30 दिन लगते हैं। मक्के से तैयार किए गए हाइड्रोपोनिक्स चारे से संबंधित प्रयोगों में पाया गया है कि परंपरागत हरे चारे में क्रूड प्रोटीन 10.70% होती है, जबकि हाइड्रोपोनिक्स हरे चारे में क्रूड प्रोटीन 13.6% होती है। लेकिन परंपरागत हरे चारे की अपेक्षा हाइड्रोपोनिक्स हरे चारे में क्रूड फाइबर कम होता है। हाइड्रोपोनिक्स हरे चारे में अधिक ऊर्जा, विटामिन और अधिक दूध का उत्पादन होता है और पशुओं की प्रजनन क्षमता में भी सुधार होता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है।
मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांकेर रांची झारखंड के द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि सलाह। अगले कुछ दिनों तक आकाश में बादल रहेंगे तथा अगले 2 दिनों में हल्की वर्षा की संभावना है। खरीफ की जो फसल पककर तैयार हो रही है उसकी कटाई का कार्य अगले 3 से 4 दिनों बाद मौसम की स्थिति को देखते हुए करें तथा काटे हुए फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें। फसल काटने के बाद खाली हुई खेतों में हल्की सिंचाई की सुविधा रहने पर तोरिया अथवा हरा चारा फसल की खेती करें तथा असीमित सिंचाई की सुविधा रहने पर आलू, हरा मटर या विभिन्न सब्जियों जैसे फूल गोभी, बंद गोभी, फ्रेंच बीन, टमाटर, प्याज आदि के साथ साथ मसाला वाली फसलों जैसे धनिया, अजवाइन, सौंफ, मेथी आदि की भी खेती कर सकते हैं। रबी फसल की समय पर बुआई के लिए खेत की तैयारी करें तथा आवश्यकता अनुसार बीज उर्वरक, बीज को उपचारित करने के लिए आवश्यक रसायन, दलहनी फसल के लिए राइजोबियम कल्चर आदि का प्रबंध करें। समय से बोई गई कम अवधि वाली मक्का की फसल अब तैयार होने वाली है, इसकी कटाई के लिए सजग रहें। जबकि लंबी अवधि वाली किस्म की फसल में जहां भुट्टे में दाने लग रहे हैं उसकी रखवाली करें। इसके लिए किसान भाई खेतों में खंभों के सहारे चमकीला तार को बांध दें। इस तार को देखकर पक्षी दूर भागते हैं। मवेशियों के हरा चारा के लिए इस समय किसान भाई जई की किस्म केट UPO 212, OS 6R, O12 परसीम, कू किस्म वरदान, बुंदेलखंड की किस्म आनंद 2, आनंद लूसन इत्यादि में से किसी एक की बुआई करें। किसान तोरिया की खेती करना चाहते हैं वे इसकी अनुशंसित किस्म तपेश्वरी या PT 203 में से किसी एक किस्म की बुआई 30 सेंटीमीटर कतार से कतार तथा 10 सेंटीमीटर पौधा से पौधा की दूरी पर मेड़ बनाकर ही करें। 1 एकड़ में बुआई के लिए 2 से 2.5 किलोग्राम बीज, 44 किलोग्राम यूरिया, 66 किलो सिंगल सुपर फास्फेट एवं 16 किलोग्राम म्यूरिएट ऑफ पोटाश की आवश्यकता होती है। ओल की खेती प्रदेश के बेहद किसान करते हैं और जिन किसानों ने समय रहते ओल की रोपाई कर दी थी उनकी फसल बढ़वार की अवस्था में है और इस समय फसल में कई प्रकार के रोग पनपने लगते हैं जो कि पौधों की बढ़वार को बाधित करते हैं। ऐसे में किसान इन रोगों की पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के पौध रोग वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद। तो ओल में सबसे प्रथम आता है पत्ती धब्बा रोग, जिसको लीफ ब्लाइट भी कहते हैं। ये अल्टरनेरिया नामक फफूंद से फैलता है और इस रोग में धीरे धीरे पहले सर्वप्रथम निचली पत्तियों पर धब्बे दिखाई पड़ते हैं और फिर बाद में ये कोमल पत्तियों, ऊपरी शाखाओं की पत्तियों पर भी ये प्रभाव डालती है। शुरुआती लक्षणों में देखा जाता है कि छोटे छोटे सर्कुलर गोल गोल धब्बे बनते हैं और जो बाद में यही धब्बे आपस में मिल करके बड़े धब्बे का रूप ले लेते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि लगेगा कि पत्ता हमारा, ये ओल का पत्ता जला हुआ प्रतीत होता है। तो जैसे ही ये पत्तियां पूरे धब्बे के रूप में ले लेती हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित हो जाती है, पौधे की बढ़वार रुक जाती है, पौधे छोटे रह जाते हैं, बौने रह जाते हैं और इसमें जब कंद बनते हैं तो वह भी छोटे रह जाते हैं। तो इस रोग के हेतु हम लोग अगर उपाय रोकथाम की बात करें तो हम लोगों को सबसे पहले एक कार में ये मैनकोजेब नामक जो डायथेन M45 के नाम से आता है या एंडोफिल M45 के नाम से आता है, इसका छिड़काव हम लोग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके पत्तियों पर अगर छिड़काव करते हैं तो ये पत्ती धब्बा रोग से हम लोग, ये विनाशकारी रोग से हम लोग निजात पा सकते हैं।
तना गलन इस रोग का आक्रमण उन क्षेत्रों में अत्यधिक होता है जहां पानी का जमाव ज्यादा होता है तथा लगातार एक ही खेत में ओल की खेती की जा रही हो। इस रोग का प्रकोप अगस्त से सितंबर माह में अधिक होता है। यह मृदा जनित रोग है। इस रोग का लक्षण कालर भाग पर दिखाई पड़ता है तथा पौधा पीला पड़कर जमीन पर गिर जाता है। इसकी रोकथाम हेतु उचित फसल चक्र अपनाएं, जल निकास की उचित व्यवस्था रखें। कैप्टान दवा के 2% के घोल से 15 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 बार पौधे की आसपास भूमि को भिगा दें। एक अन्य बीमारी आती है कंद के अंदर, जो अगर कोड़ करके ज़मीन को कोड़ाई करके अगर देखा जाए तो देखा जाता है कभी कभी कंद ही सड़ने लगता है। यह भी एक तरह का फफूंद जनित रोग है जो पीथियम और फाइटोप्थोरा नामक कारक होता है इसमें। तो इसमें हम लोगों को रोकथाम हेतु किसान भाइयों हमें पहले तो सर्वप्रथम उचली ज़मीन मतलब ऊंचाई वाले ज़मीन का हम लोगों को चयन करना चाहिए ताकि जल जमाव का ना हो और अच्छी तरह से निकास हो जाए। दूसरा प्रबंधन हमें करना है कि जो भी पिछले सीजन में जो अवशेष पेड़ों पौधों के अगर रह जाते हैं तो उसको हम लोगों को इकट्ठा करके जला देना है। तीसरा अगर रसायन की बात करें तो हम लोग कार्बेंडाजिम बेबेस्टिन के नाम से आता है, इसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके सॉइल ड्रेंचिंग करना चाहिए। मतलब मिट्टी को अगर भिगो दें तो इस बीमारी से हम लोग बहुत हद तक निजात पा सकते हैं। किसी भी फसल को बोने से पहले उसके बीजों को अवश्य उपचार कर लेना चाहिए जिससे फसल को बीज जनित रोगों से बचाया जा सके और अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके। जिमी कंद या ओल के कंदों को जीवाणु नाशक रसायन से उपचारित किया जाता है जिससे बीज पर एक सुरक्षा परत बन जाती है। इसके कंदों को उपचारित करने के लिए कार्बेडाजिम 10 ग्राम दवा को 5 लीटर पानी में घोलकर कंदों को उपचारित करें। तो इसमें हम लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो ब्लाइटॉक्स के नाम से आता है उसका हम लोग अगर पत्तियों पर छिड़काव करते हैं और साथ ही साथ ज़मीन में ड्रेंचिंग अगर करते हैं तो इस बीमारी से हम लोग निजात पा सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम दिघरा, जिला समस्तीपुर के कृषक सुरेश सिन्हा ने। ये रंगीन फूल गोभी की खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सुरेश सिन्हा जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ कि जो रंगीन फूलगोभी है उसकी खेती कैसे की जाती है, ये क्या होती है। किसान भाइयों, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि ये रंगीन फूलगोभी एक्चुअली में फूलगोभी ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये या तो हरे रंग का होता है या बैंगनी रंग का होता है या फिर नारंगी रंग का होता है या गोल्डन कलर हम कह सकते हैं। ये 3 कलर का होता है। आमतौर पर क्रीम कलर का या फिर सफ़ेद रंग का फूलगोभी होता है। रंगीन फूल गोभी की खेती क्यों सुनकर ही आप चौंक गए ना? जी हाँ, सफेद और पीलेपन की तासीर लिए फूल गोभी तो आपने देखी ही होगी, लेकिन अब आप बैगनी, पीले, हरे, ऑरेंज रंग की फूल गोभी की खेती भी कर सकते हैं और इससे अच्छा लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं रंगीन फूल गोभी की खेती के बारे में। अगर खेत में नमी कम हो तो खेत में एक पलेवा कर लें और इसके बाद एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करें। इसके बाद एक जुताई देसी हल तथा 2 जुताई कल्टीवेटर से जोतकर खेत में पाटा अवश्य लगाएं। रोपाई करने के लिए खेतों की तैयारी बिल्कुल उसी तरह करें जिस तरीके से फूलगोभी की आप करते हैं और कंपोस्ट 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से आप बुआई से पहले अच्छी तरीके से मिट्टी में मिला देंगे। उसके अलावे नाइट्रोजन की मात्रा 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस और पोटास की मात्रा 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से देनी होगी। इसमें से फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा मुख्य खेत में रोपाई से पहले अपने खेतों में डाल देना पड़ेगा। और आपको क्या करना है कि आपको जब आप खेतों की जब तैयारी कर रहे हैं उसी समय करना है। और आधी जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसमें उसकी 2 खुराक 15 दिन बुआई के बाद और फिर 30 से 35 दिन बुआई के बाद आप जब इंटरकल्चर ऑपरेशन करेंगे, कोड़ाई करेंगे, खुदाई करेंगे तो इसके बहुत सारे प्रभेद हैं, रंग के हिसाब से अलग अलग है। जैसे प्रमुख वैरायटी जो पूरे दुनिया के बाज़ारों में है उसमें रोमैनेस्को वैरायटी है, ओरडा है,
अलवर्दा है, ग्रीन गॉडेस है, वेरोनिका है, मिनरेट है, ऑरेंज बुके है। ऑरेंज बुके नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऑरेंज कलर का है, गोल्डन कलर का है। पौधों के खेत में प्रतिरोपण करने के पहले 1 ग्राम स्टेट्रोसाइक्लिन को 10 लीटर पानी में घोलकर 30 मिनट तक डुबाकर उपचारित कर लें। उपचारित करने के बाद पौधे को खेत में लगाएं। और फूलगोभी के जिस तरीके से कतारों में लगाते हैं, 60 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखेंगे और कंपोस्ट 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से आप बुआई से पहले अच्छी तरीके से मिट्टी में मिला देंगे। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।